नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की जो ये बुक है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। इस बुक के 18 यानी 18 लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछला जो लेसन मित्रों हमने कंप्लीट किया वो था वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित, यानी भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव कैसे करते हैं हम, साथ ही उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उसकी भी प्रोसेस हमने जानी। साथ ही उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स की चर्चा करी। और साथ ही फिर मित्रों, इंडिया और अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उसकी हमने चर्चा करी थी। आज जो चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 19 इस बुक का, वो है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री से संबंधित आज की हमारी चर्चा रहेगी। डिटेल से आज हम पूरा लेसन इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है, कैसे इसका चुनाव होता है, क्या क्या इसकी पावर्स होती है, ठीक है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जितने भी व्यूअर्स ने पिछले लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से आप उनको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो लेसन थे, जहाँ कहीं भी इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और जितने भी मैंने लेसन्स अभी तक कंप्लीट करवाए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट लेसन हैं, ज़रूर से आप उनको देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेरे चैनल पर। और मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी का जो बटन है ना, उसके ऑल पर आप क्लिक कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इंडियन पॉलिटी की जो ये बुक है, भारत की राजव्यवस्था, यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स के लिए ये कॉमन बुक है, उन दोनों के लिए ये पढ़ी जाती है। तो उसी को संदर्भ लेते हुए, हम उसी को ध्यान रखते हुए इस बुक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस कारण से ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, चर्चा अब स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर की चर्चा हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, देखो, कहता है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, तथा वास्तविक शक्तियां तो हमने प्रधानमंत्री में दे रखी है। अर्थात दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का। देखिए, ये सभी बातें मैंने इस पैराग्राफ में जो भी बातें आई हैं ना, मैं अभी तक आपसे जितने भी लेसन्स मैंने कंप्लीट करवाए हैं ना, उन सभी में मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था। आप देखिए, संसदीय व्यवस्था यानी सीधा सा मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो संसदीय व्यवस्था का अलग से हमने लेसन भी डिस्कस किया, अलग से हमने चैप्टर कंप्लीट किया, अलग से इस मेरे यूट्यूब चैनल पर संसदीय व्यवस्था के नाम से टॉपिक आपको मिल जाएगा, इसी बुक का है। तो संसदीय व्यवस्था का मतलब देखो क्या होता है। संसदीय व्यवस्था मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, कार्यपालिका मित्रों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में। और यहाँ देखो कहता है कि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री में होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी फैसले जो लिए जाते हैं, ठीक है, तो जितने भी फैसले हम लेते हैं वो सभी फैसले जो लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, और कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था में, देखो हमने बता लिया अभी कि संसदीय व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका जो भी, यानी विधायिका, संसद अगर हम चर्चा करें, एग्जाम्पल देखें, तो संसद कानून बनाती है, यानी विधायिका हो गई, और कार्यपालिका जिसमें कैबिनेट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी संघ की कार्यपालिका में आते हैं। तो ये जो भी काम करेंगे ना, यानी जो भी कोई कानून लागू होगा तो उसको उसकी जवाबदेही जो होगी वो कार्यपालिका की होगी, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी संसद में कार्यपालिका से अगर कोई भी क्वेश्चन प्रश्नकाल में पूछा जाएगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इस कारण से हम कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका के प्रति कार्यपालिका जो होती है, जो कानूनों को लागू करती है, यानी विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका ये जांच करती है कि वाकई में जो कानून बनाया गया है, क्या वास्तव में ये कानून सही था या कहीं असंवैधानिक तो नहीं है, ठीक है।
तो ये मैंने संसदीय व्यवस्था की भी चर्चा करी। अब देखो, वास्तविक शक्तियाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री में होती है और राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है। आपको भी ये पता होगा, राष्ट्रपति के चैप्टर में भी हमने इस बात की चर्चा करी थी कि सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जबकि राज्य का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्य का पहला नागरिक जो होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, यानी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में है, क्योंकि जितने भी निर्णय लिए जाएंगे कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं और कैबिनेट में प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य चर्चा हमने करी। अब देखो, चर्चा स्टार्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री का अगर हमें चुनाव करना हो, ठीक है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है, देखो, संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया हमने नहीं दी। पहली बात क्या कहता है कि हमने ये नहीं बताया संविधान में, यानी विशेष कोई स्पेशल प्रोसेस हमने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री का अगर हमें चुनाव करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इस संदर्भ में देखो क्या कहता है कि आर्टिकल 75 केवल ये बताता है कि राष्ट्रपति जो होगा ना वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति के द्वारा, सीधा सा आपको पता है। और प्रधानमंत्री आगे क्या कहता है, देखो कि इसका अभिप्राय ये नहीं है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो होगा वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन दे। यानी अब हमने ये तो कह दिया 75 में, आर्टिकल 75 में हमने ये कह दिया कि राष्ट्रपति जो होगा ना वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ये भी नहीं है कि अरे गरे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी सड़क छाप व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो आगे ये कहता भी है मित्रों कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो यानी ये कहता है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में, जो मैंने आपको बताया, तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन देता है, परंतु लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट अगर बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। अब देखो, दोनों ही बातें आ रही है। एक तरफ तो हमने ये कह दिया कि जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी वह उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत में सीटें उसको प्राप्त है, यानी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को और उस पार्टी के नेता को जिसने लोकसभा में अपना उम्मीदवार घोषित किया, यानी लोकसभा चुनाव हुए, जिस भी पार्टी के लोकसभा में सीटें आई, जिस भी पार्टी की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी बहुमत प्राप्त दल के नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, परंतु यदि मान लीजिए कि चुनाव तो हुआ और लोकसभा में उसको बहुमत ही प्राप्त नहीं हुआ, उस पॉलिटिकल पार्टी को, यानी उस स्थिति में किसी भी दल को बहुमत, अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो फिर वहाँ राष्ट्रपति को ये विवेकाधिकार है, यानी फिर हमने उसको ये विवेक, यानी उसके स्वयं के विवेक के आधार पर, स्वयं की बुद्धि और समझ के आधार पर फिर वह निर्णय ले सकता है कि किसी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है, यानी जहाँ बहुमत मिल गया ना तो वहाँ तो उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, यानी किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह जिस भी व्यक्ति को चाहे ना वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, और फिर कुछ नियुक्त करने के बाद उसको समय देगा, उस समय के अंदर अंदर उसको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा लोकसभा में। क्लियर? आगे देखो, आप कहेगा भी, कहता है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि फिर क्या होगा, जिस भी परिस्थिति में उसको स्पष्ट बहुमत अगर किसी पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ तो वह किसी भी पार्टी के, यानी या तो वो सबसे ज़्यादा सीटें जिस पार्टी की आई है, या फिर किसी भी, यानी विभिन्न पार्टियों ने मिलकर के कोई गठबंधन बना लिया, मान लीजिए, ठीक है, कोalition बन गया, गठबंधन बन गया, और गठबंधन के मामले में फिर उस व्यक्ति को, गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, और फिर 1 माह का उसको समय देगा कि आपको हम 1 माह का समय देते हैं, इस 1 माह के समयावधि में आपको जो है लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इसी तरह तो मित्रों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी वो गिरी थी। आगे देखो, कहता है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न है 6 माह के लिए प्रधानमंत्री को हम उसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है,
यानी 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम जो चर्चा कर रहे थे मित्रों भी, कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी अरे गरे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं कर सकता। हमने पहले तो इसको चर्चा किया। अब आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति जो होगी ना, उसमें यानी किसी भी व्यक्ति को हम 6 माह तक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। क्या किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, भले ही वह चाहे लोकसभा का सदस्य ही न हो या राज्यसभा का सदस्य न हो या किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, फिर भी हम उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे देखो, कंडीशन भी बताता है कि इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। यानी क्या करेंगे हम, 6 माह तक, आज की डेट में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना हो ना, तो प्रधानमंत्री वो बन सकता है, लेकिन 6 माह तक ही बन सकता है। कितने माह तक? केवल 6 माह तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है। 6 माह के बाद यानी वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इस 6 माह की अवधि के अंदर अंदर उसको किसी भी पार्टी की सदस्यता लेनी पड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने समझा कि अगर प्रधानमंत्री अगर कोई बनना चाहता है तो बिल्कुल वो बन सकता है, लेकिन 6 माह तक ही वो प्रधानमंत्री रह सकता है बिना किसी पार्टी की सदस्यता लिए हुए। और आगे वो रहना चाहता है तो 6 माह की जो अवधि है ना, इस 6 माह की समय अवधि में उसे किसी भी पार्टी की जो है मेंबरशिप यानी सदस्यता उसको लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्य किसी पार्टी का बन जाता है तो आगे भी वो प्रधानमंत्री फिर रह सकता है। क्लियर? आई होप कि मित्रों यहाँ तक की बात जो है आपको समझ आई। देखो आगे चर्चा करते हैं। देखो एग्जाम्पल देता है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। अब यानी कहना क्या चाहता है, सिंपल सी बात ये बता रहा है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य ही हो, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है ना, तो बिल्कुल वो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्लियर है? सीधी सी बात ये कह रहा है। और एग्जाम्पल भी देता है कि जैसे इंदिरा गांधी ले लो या एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, ये सभी जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ये राज्यसभा के सदस्य थे। यानी सिंपल सी बात कहता है कि इंडिया में प्रधानमंत्री अगर कोई बनना चाहता है तो बिल्कुल वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का या किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है ना, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, प्रधानमंत्री अगर ब्रिटेन में बनता है ना, तो केवल और केवल निम्न सदन का वो सदस्य होता है। अगर वो उच्च सदन का सदस्य है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। केवल और केवल निम्न सदन का सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में बन सकता है। क्लियर? तो यहाँ तक की बात मित्रों आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रही है। अब देखो आगे हम चर्चा करते हैं कि अगर शपथ प्राइम मिनिस्टर लेता है तो शपथ में क्या बोलता है, पद की अवधि उसकी कितनी होती है और उसको जो सैलरी मिलती है प्राइम मिनिस्टर को, उसकी भी इसमें चर्चा करेंगे। क्लियर? तो कहता है कि प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए यह कहता है, क्या कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा और मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है, यानी वही बात सिंपल सी है। अधिकतर जितनी भी शपथ जब ले ली जाती है तो उसमें यही बातें बोली जाती है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अखंडता और प्रभुता अक्षुण्ण रखूंगा। ये बातें तो मित्रों इंपॉर्टेंट है, जरूर से बोली जाती है। ठीक है, तो ये शपथ की हमने चर्चा कर ली। अब देखो आगे कहता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। देखो शपथ की हमने पहली चर्चा करी, अब चर्चा कर रहे हैं हम पदावधि की यानी कार्यकाल की। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल ना, यानी कितने साल तक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर रहेगा, ये हमने निश्चित नहीं किया है। ठीक है,
यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमने बताई कि राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। तो राष्ट्रपति जब उसको नियुक्त करते हैं ना, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो उसके पद पर रहता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा ना, उस प्राइम मिनिस्टर को उस पद से हटा सकता है। लेकिन कंडीशन वहाँ भी लगा रखी है, शर्तें कुछ हैं। कैसी शर्तें? कि जब तक प्राइम मिनिस्टर को, यानी जब तक भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक तो भारत का राष्ट्रपति उससे हटा नहीं सकता। अगर कभी भी उसको ये लगा कि इस व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री है, अगर इसको प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है, तो फिर वह उसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, विश्वास मत मान लीजिए उसने खो दिया लोकसभा में, तो उसको पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो राष्ट्रपति फिर उसको उसके पद से हटा देते हैं। क्लियर? तो ये हमने मित्रों उसके कार्यकाल की चर्चा कर ली। और प्रसाद पर्यंत का मतलब सीधा सा मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया है, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहेगा ना तो उसको हटा सकता है, यानी जब चाहे तब हटा दे, उसी को कहते हैं प्रसाद पर्यंत। यानी वो उसकी दया पर निर्भर है। क्लियर? अब देखो सैलरी की बात करें तो कहता है कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो संसद के माध्यम से दिए जाते हैं। यानी संसद निर्धारित करती है कि एक प्राइम मिनिस्टर को कितना वेतन दिया जाना चाहिए। जितना पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने जितनी प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह निर्धारित कर दी, तो उसको उतनी ही तनख्वाह दी जाती है। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। इसके अलावा उसको निःशुल्क तो रहने के लिए घर मिलता है, साथ ही अगर कोई कहीं घूमने जाना चाहता है तो यात्रा भत्ते दी जाती हैं, और अगर वो बीमारी में भी उसको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। यानी सीधी सी बात ध्यान रखना, संसद जो वेतन निर्धारित करती है उसको उतना ही सैलरी दी जाती है प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ एक संसद के सदस्य को, यानी एक लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य, जितनी उसको तनख्वाह दी जाती है ना सदस्य को, उतनी ही तनख्वाह हम प्रधानमंत्री को भी देते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादा तनख्वाह उसको नहीं दी जाती। क्लियर? तो ये शपथ की और कार्यकाल की और वेतन की हमने चर्चा कर ली। साथियों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। मित्रों, वीडियो आज अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के काम क्या क्या होते हैं, साथ ही पावर्स जो होती है वो एक प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी होती है। तो कहता है कि पहले चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो मंत्रिपरिषद जो होती है, जितने भी केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के संबंध में एक प्रधानमंत्री के पास क्या क्या पावर्स होती है। तो पहली कहता है कि वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। यानी राष्ट्रपति को वह एक सिफारिश देता है, वह ये रिकमेंडेशन देता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, एक मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति कहता है कि राष्ट्रपति जो है उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सिफारिश दी कि इस व्यक्ति को ये मंत्री पद दिया जाना चाहिए, ये मंत्रालय उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, तो उसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाता है, उसी व्यक्तियों को मंत्री पद पर वो नियुक्त करता है। ठीक है, पहली बात हमने चर्चा करी। दूसरी देखो, कहता है कि मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय वो आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। यानी कौन से मंत्री को, आपने भी देखा होगा, जब भी राष्ट्रपति या जब भी राज्य में सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है तो पहले उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, और बाद में उनको मंत्रालय दिया जाता है। तो मंत्रियों को जितने भी मंत्रालय आवंटन किए जाते हैं वो भी हमारी प्रधानमंत्री ही बताते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी शक्ति ये है। तीसरी की चर्चा करें, तीसरी की मित्र चर्चा करें तो तीसरी देखो कहता है कि वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी प्रधानमंत्री ने कह दिया ना कि इस व्यक्ति को, जो मंत्री पद पर है,
अगर उस मंत्री को अगर त्यागपत्र देने के लिए कह देता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही अगर प्रधानमंत्री ये कह दे राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को जो इस सरकार में हमारी सरकार में मंत्री है उसको आप बर्खास्त कर दीजिए, तो बर्खास्त करने की वो सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करें तो वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो मंत्रिपरिषद की बैठक हो चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो, अध्यक्षता करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और नेक्स्ट कहता है कि वह पद से त्यागपत्र देकर के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यानी सीधी सी बात है, आज की डेट में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है, यानी आज की डेट में भारत के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो आज की जो वर्तमान की जो सरकार है ना मित्रों, वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और अगर कोई मंत्री दे देता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के ऊपर। ठीक है, इसीलिए तो आगे हम चर्चा भी करेंगे मित्रों कि कई लोगों ने फिर ये भी कहा बाद में जाकर के कि हमारा जो प्रधानमंत्री है ना वो राज्य की नौका का कप्तान है। जैसे कोई भी नाव होती है, वो नाव में जो नाविक होता है चलाता है, उसको जो ड्राइवर उसका होता है, वो चाहे तो उस नाव को डुबो सकता है, चाहे तो वो उसको नाव को यानी चाहे तो वो नाव को डुबो सकता है और या फिर वो चाहे तो सही सलामत समुद्र पार भी करा सकता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रधानमंत्री चाहेगा तो वो सरकार को गिरा भी सकता है और चाहे तो वो एक कार्यकाल भी निकाल सकता है अपनी सरकार का। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर अन्य किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र अगर हो जाए तो केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री हैं ना वो सब मंत्री नहीं रहते, फिर सरकार पूरी गिर जाती है, फिर तो नई सरकार बनती है। ठीक है, और एक अगर कोई मंत्री की मृत्यु हो जाए या उसका त्यागपत्र इस्तीफा दे दे तो सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरा मंत्री बना देंगे उसकी जगह। क्लियर। तो नेक्स्ट अब कहते हैं, देखो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हमने शक्तियों की चर्चा करी, अब चर्चा करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखो शक्तियों की मैं कहता है कि वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवाद की प्रमुख कड़ी होता है। उसका दायित्व क्या है, देखो कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। यानी राष्ट्रपति जो बात करता है ना, और यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संवाद की मुख्य कड़ी है कौन, हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आगे कहता है कि संघ के कार्यकलाप यानी संघ की सरकार जो भी काम करेगी, प्रशासन संबंधी हो या कानून बनाने से संबंधित जितने भी काम होंगे, वो सभी राष्ट्रपति को वो सूचना करेगा हमारा प्रधानमंत्री। साथ ही राष्ट्रपति ने कोई सूचना मांग ली तो वो भी उसको दी जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यानी कोई भी मामला था, मंत्री ने तो निश्चित कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस मामले पर विचार नहीं किया है और उस मामले को राष्ट्रपति ने अपने पास मंगवाया है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति को उस मामले को हमें सौंपना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है कि वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी हो या भारत का महान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, यूपीएससी का अध्यक्ष या उसके सदस्य हों, चुनाव आयुक्त हों या वित्त आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में भी सलाह मशवरा देता है। यानी चाहे केक की नियुक्ति करना हो या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाना है, तो उसके संबंध में जो भी सलाह मशवरा देता है ना वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में भी हमने शक्तियों की चर्चा करी। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं मित्रों संसद के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा करने के बाद चर्चा करते हैं संसद के संबंध में एक प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो कहता है क्या कि वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो है
संसद का सत्र हमें आहूत करना, यानी जब भी नया बजट सत्र जब भी नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है ना, तो उस वित्तीय वर्ष के पहले जब बैठक होती है तो उसको वित्तीय वर्ष में जो भी सदन चलता है, चाहे वो बजट सत्र हो, तो उसके पहले सत्र की पहली बैठक को संबोधित भी करता है, सत्र आहूत भी करता है, और सत्र अवसान अगर करना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सत्र आहूत करना, सत्र अवसान डिटेल में हम संसद के टॉपिक में चर्चा भी करेंगे साथियों, ठीक है। अब देखो, कहता है कि वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। यानी अगर वो राष्ट्रपति को ये कह दे प्रधानमंत्री कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो उस समय राष्ट्रपति फिर लोकसभा को भंग कर देता है प्रधानमंत्री के कहने पर। यानी सरकार की समाप्ति हो जाती है, फिर लोकसभा विघटित हो जाती है। तो ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ठीक है, तो संसद के संबंध में ये हमने चर्चा करी। अब देखो, अन्य शक्तियों की मित्रों चर्चा करते हैं कि आखिर और भी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी होती है, उसकी चर्चा करते हैं। तो कहता है कि वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमने प्रधानमंत्री को बना रखा है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष वही होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष भी वही होता है। ठीक है, आगे चर्चा करें तो केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हमारे प्रधानमंत्री हैं। तीसरी करें तो राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश विदेश के साथ हमारी इंडिया को कौन से संबंध यानी किस प्रकार के संबंध रखते हैं, तो सभी संबंधों को निर्णय देने का काम, कौन से संबंध यानी कैसे संबंध एक देश के दूसरे देश के साथ रहते हैं, तो सभी में भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की होती है। आपातकाल में राजनीतिक स्तर पर आपदा का प्रबंधन का प्रमुख है। यानी इंडिया में अगर किसी भी प्रकार की कोई डिजास्टर आपदा आ जाती है तो राजनीतिक स्तर पर यानी राजनीतिक पॉलिटिकल लेवल पर जो सबसे बड़ा नेता जो होगा वो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। एक सत्ताधारी दल का नेता होता है, सत्ता पक्ष का नेता हमारा प्रधानमंत्री है, और सभी सेनाओं का यानी सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। और हमने जब राष्ट्रपति का लेसन डिस्कस किया तो मैंने आपको उसमें बताया था कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो हमारे कौन होते हैं मित्रों? राष्ट्रपति होते हैं। डिटेल से मैंने एक एक प्रावधान की वहाँ डिटेल से चर्चा करी थी। जितने भी व्यूअर्स ने वो लेसन नहीं देखा राष्ट्रपति का, अलग से मित्रों नोट्स बना करके भी मैंने उस लेसन को डिस्कस करवाया था। जरूर से मित्रों उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और शायद इतना डिटेल में, शायद इतना आसान तरीके से आपको कहीं समझने को देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। तो जरूर से मित्रों इसलिए कहता हूँ कि मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ताकि जो हमने प्रॉमिस किया था कि इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की जो ये बुक है कंप्लीट हम करने वाले हैं, डिस्कस कंप्लीट हम इस बुक को करेंगे, तो ये इसलिए मैंने कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये साथियों हमने चर्चा करी। आज हमारा प्रधानमंत्री का लेसन भी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आज का लेसन जो है आपको अच्छे प्रकार से समझ आया होगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेसन मित्रों कंप्लीट हुआ। आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 20 की, जो कि हमारा मंत्री परिषद के संदर्भ में होगा। यानी आज हमने चर्चा करी प्रधानमंत्री की, अब चर्चा करेंगे मंत्रियों के बारे में कि मंत्री कौन कौन किस किस प्रकार के जो है मंत्री होते हैं। यानी उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, उन सभी की चर्चा करेंगे। साथ ही आर्टिकल 74 की भी चर्चा करेंगे कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है, मंत्रियों को नियुक्ति कौन दिलाता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, उन सभी के बारे में डिटेल से उस लेसन में चर्चा भी करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।